हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करने के लिए किन किन टर्म्स पर, किन किन परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक में कौन कौन से शब्द आते हैं और उनको क्या कहते हैं, कैसे परिभाषित किया जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा है आज का उपसहसंयोजक यौगिक का धातु परमाणु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु आयन। ठीक ना, उपसहसंयोजक यौगिक का क्या, केंद्रीय धातु परमाणु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कह लीजिए ना, केंद्रीय धातु परमाणु कहिए या आयन कहिए, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, नंबर 1 है केंद्रीय धातु परमाणु ना। पहला टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है पहला वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। तो चलिए देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन, उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में, किसमें, उपसहसंयोजक यौगिक में, किसमें भाई, उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में, कैसी संख्या में, निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहलाते हैं। ठीक ना, जैसे उपसहसंयोजक यौगिक का अगर एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कहा जाए कि CuH2O4SO4 ना, CuH2O4 और SO4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक उपसहसंयोजक यौगिक है। इसमें देखिए, अच्छा ये बताइए, पहले तो ये समझते हैं कि धातु परमाणु, धातु इसमें कुछ दिख रहा है आपको, हमने कहा वह धातु परमाणु अथवा आयन, उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहलाते हैं। क्लियर है? तो इसमें आपको धातु क्या दिख रहा है पहले ये बताइए। Cu ना, कंफर्म ना। धातु मतलब जिस पर धनावेश होता है, धातु मतलब क्या, जिस पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें धातु क्या दिख रहा होगा, Cu ना। तो अब ये देख रहे होंगे कि सब हमने कहा कि वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं। चारों ओर का मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी बैलेंसी चारों क्या है, चारों तरफ हो, ऐसा थोड़ी है। जैसे भाई CH4 होता है तो CH4 में बैलेंसी क्या होती है, चारों ओर होती है, एक एक बॉन्ड जुड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर H2O की बात करते हैं, H2O, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए O से सिंगल बॉन्ड से H जुड़ता है और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ता है, दो ही ओर है ना, मतलब चारों ओर का मतलब समझ रहे हो बैलेंसी के अनुसार ना, जैसा बैलेंसी होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए CuH2O का 4 है, H2O का कितना है, 4 2H2O है। तो ये देखिए एक तरह से आप देखेंगे तो ये चारों ओर जुड़ा है, तो Cu के चारों ओर क्या है, H2O 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 है कि नहीं है, तो ये चारों ओर जुड़ रहा है। ठीक है, H2O ठीक तो है ना, H2O ठीक है। तो चारों ओर H2O जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो ये देखिए केंद्रीय मतलब एक तरह से ये केंद्र में होता है, क्या होता है, केंद्र में। समझ पा रहे हो, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब समझ गए ना।
उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं। क्या प्रदान करने वाले? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में, किसमें? उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहलाते। ठीक है ना? अच्छा देखिए, समूह का मतलब समझ रहे हो ना, जो यौगिक कोई हो और उदासीन हो ना। समूह का मतलब क्या है? जैसे अमोनिया समूह है, ये एक्वा समूह है, जल है ना, जल को क्या कहते हैं? एक्वा। हाँ ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, पूरा इसका नामकरण सीखेंगे। ठीक है, आज पेशी नामकरण से पहले सभी को किसको क्या कहते हैं ये आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है ना? चले, तो ये आपका हो गया, ये एक समूह है कि नहीं है? तो जब उदासीन यौगिक आपको लगे कि ये उदासीन है तो समझ जाइए वो क्या होता है? समूह होता है। और इसी को, इसको लिगेंड कहते हैं। अभी आगे लिगेंड पढ़ेंगे। ठीक ना? ये आयन अथवा समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। समझिए नहीं? सुनिए, आया समझ में? तो चलिए, तो ये आपका उम्मीद है कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा? उपसहसंयोजक यौगिक में वह धातु परमाणु अथवा आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहलाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद हमें चलना है, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु तो हो गया। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है उपसहसंयोजक परिसर। अगला टॉपिक क्या है? उपसहसंयोजक परिसर ना। सेकेंड टॉपिक है उपसहसंयोजक परिसर। उपसहसंयोजक परिसर, अगला टॉपिक हमारा क्या है? उपसहसंयोजक परिसर। तो चलिए देखते हैं कि उपसहसंयोजक परिसर किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो उपसहसंयोजक परिसर, उपसहसंयोजक यौगिक में, इसमें उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित जटिल आयन या संकुल आयन को ही उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित जटिल आयन या संकुल आयन को ही क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उपसहसंयोजक। अच्छा ये देखिए, ये उपसहसंयोजक यौगिक है तो इसमें जटिल आयन क्या है भाई? ये उपसहसंयोजक यौगिक CuH2O4 और उसके बाद SO4 है। तो ये इसमें उपसहसंयोजक परिसर क्या है? जटिल आयन क्या है ये बताइए पहले, बताएंगे? अरे भाई CuH2O, भाई अगर नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो इसको तोड़ लीजिए कि किस आयन में टूटेगा। जब ये टूटेगा तो CuH2O4 पे डबल प्लस और SO4 पे डबल माइनस, इसी में तो टूटेगा। तो इसमें जटिल आयन कौन सा दिख रहा है आपको? जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है ये ना, यही तो जटिल आयन है या संकुल आयन है। और इसी को क्या कहते हैं? जटिल आयन, संकुल आयन या उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? उपसहसंयोजक यौगिक में, किसमें? उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित जटिल आयन या संकुल आयन को ही उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा ना। जो उपसहसंयोजक परिसर है वो सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। बात समझ पा रहे ना? जो उपसहसंयोजक परिसर है वो किसके अंदर लिखा जाता है? सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उम्मीद है उपसहसंयोजक परिसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं समझ में? बोलिए भाई, उपसहसंयोजक परिसर क्लियर हुआ? अच्छा, उपसहसंयोजक परिसर जब क्लियर हो गया
तो अब इसमें आता है क्या, आयनिक परिसर। अगला टॉपिक क्या है आपका, आयनिक परिसर। नंबर 3 क्या है, आयनिक परिसर। आयनिक परिसर या आयनिक मंडल भी इसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयनिक परिसर या आयनिक मंडल। तो क्या, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित सरल आयन को, ना, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित सरल आयन को आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहते हैं। किसमें भाई, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित सरल आयन को आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित सरल आयन को आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, चले अच्छा देखिए, आयनिक परिसर आयनिक मंडल बताइए इसमें क्या है। जब उपसंयोजक यौगिक टूटता है तो वो जटिल आयन और सरल आयन में टूटता है। तो इसमें जटिल आयन तो ये पता हो गया, तो यही तो बचा सरल आयन, यही तो सरल आयन है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहा जाता है। और इसको सदैव बड़े ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। आयनिक परिसर या आयनिक मंडल को कहाँ लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को ना। हमने क्या कहा, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित सरल आयन को ही आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहते हैं और इन्हें सदैव बड़े ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। समझिए कि समझिए, कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा देखिए, उपसंयोजक यौगिक में कभी कभी आयनिक परिसर होगा और कभी आयनिक परिसर नहीं होगा, लेकिन उपसंयोजक परिसर जरूर होगा। और जब तक उपसंयोजक परिसर नहीं रहेगा तब तक उपसंयोजक यौगिक नहीं बनेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बोलो भाई। जब तक उपसंयोजक परिसर नहीं रहेगा तब तक उपसंयोजक यौगिक नहीं बनेगा। भाई उपसंयोजक परिसर मतलब जटिल आयन, और अगर जटिल आयन उपस्थित नहीं है तो वो यौगिक उपसंयोजक यौगिक कहलाएगा नहीं, कहलाएगा ना। इसलिए उपसंयोजक यौगिक में आयनिक परिसर जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन उपसंयोजक परिसर अवश्य रूप से होता है या होना चाहिए। समझिए कि समझिए, क्लियर है। अब ये सोचोगे कि जब भाई ये होगा नहीं तो यौगिक कैसे बनेगा, तब तो ये आयन हो जाएगा ना। तो आयन भी हो सकता है, लेकिन ये जो आयन है सरल आयन, ये भी जटिल आयन हो सकता है ना इसके साथ क्रिया करके ना। तब ये दोनों ही बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे और दोनों ही क्या कहलाएंगे, उपसंयोजक परिसर। ये ना सोचिएगा कि नहीं इसका जो पूरक होता है धनायन है, ये ऋणायन वाला उपसंयोजक परिसर की बजाय आयनिक परिसर कहलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर केवल उपसंयोजक परिसर में यौगिक में केवल उपसंयोजक परिसर ही है दोनों, ठीक है, यानी दोनों ही बड़े ब्रैकेट में है, जटिल आयन ही है, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, उपसंयोजक परिसर कहलाएंगे। क्लियर है, चले आगे। तो ये हो गया आपका आयनिक परिसर या आयनिक मंडल। क्लियर है, चले आगे चलें। चले तो अब अगला हमारा टॉपिक है लिगेंड। अगला टॉपिक क्या है, लिगेंड। अब ये लिगेंड आपका आखिरी टॉपिक है इसका, ठीक है। लिगेंड और बचेगा किलेटीकरण, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले लिगेंड पढ़ते हैं ना, कि लिगेंड किसे कहते हैं ना। तो हमारा अब अगला टॉपिक क्या है, लिगेंड, ठीक है। लिगेंड हमारा टॉपिक क्या है, लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। तो चलिए देखते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिगेंड किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर उपस्थित वे आयन अथवा समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं वे आयन अथवा समूह, वे आयन अथवा समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर
निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। वे आयन अथवा समूह, बस उत्तर दो। ये जो लिगेंड होते हैं ये आयन भी हो सकते हैं, आयन मतलब धनायन ऋणायन कुछ भी हो सकते हैं, और उदासीन भी हो सकते हैं। उदासीन होगा तो समूह कहलाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा? वे आयन अथवा समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को उसके चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। वे आयन अथवा समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। जैसे अभी हमने लिखा था क्या? CuH2O4 ना, यही तो था, और इंटू SO4, यही तो था आपका, इंटू नहीं था ना, यही था आपका ना। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु Cu था ना, तो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था कि Cu, ये देखिए H2O और H2O, यही तो था स्ट्रक्चर इसका। तो ये देखिए ये जो समूह H2O एक समूह है जो कि Cu को निश्चित संख्या में क्या प्रदान कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है। किसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है? Cu को निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, और इसे ही क्या कहते हैं? लिगेंड कहा जाता है। जो H2O है वो क्या है? लिगेंड है। H2O क्या है? लिगेंड है। अगर दूसरा एग्जांपल लिख लिया जाए, जैसे कहा जाए कि K4FeCN6, अगर इसकी बात करें तो ये जो CN6 है Fe के चारों ओर होगा, तो Fe को देखिए Fe के चारों ओर होगा, कैसे होगा? अरे CN लिखना था भाई ना, CN लिखना था, Fe की जगह पे चारों CN लिख देना था ना। चलो, तो ये CN, Fe के चारों क्या रहेगा? CN ना, CN साइनाइड है ना, ये CN, और यहाँ से CN है कि नहीं है? तो ये देखिए 6 CN है। CN जो है Fe को निश्चित संख्या में क्या प्रदान कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल देखिए इस पे क्या होगा? जिसको ऐसे करेंगे इतने नहीं होगा, इस पे 4 माइनस होगा। कितना माइनस? 4, क्योंकि Fe की बैलेंसी 2 होती है, +2, तो 2 + 2 माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 4 माइनस CN, 4 तो CN बचे ना, जो इसको माइनस प्रदान करेंगे तो वो इस पे इस तरह से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख के ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अब भाई जब इस पे पूरे पे 4 माइनस होगा तभी ना ये 4 2 प्लस लेके खत्म हो रहा है ना। तो ये जो CN है यही क्या है? लिगेंड है। जो CN है वो क्या है? लिगेंड है। तो हमने क्या कहा? वे हाँ जितने CN है सब CN क्या है? लिगेंड है। ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड ना, ये सब क्या है? लिगेंड है। क्लियर है? ये सभी क्या है? लिगेंड। कोई दिक्कत है समझ में? ठीक है, तो हमने क्या कहा? केंद्रीय धातु मतलब वे आयन अथवा समूह, वे आयन अथवा समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। निश्चित ज्यामित व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? करो, वे आयन अथवा समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इन टर्म्स को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब IUPAC नामकरण करेंगे